हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा डॉपलर इफेक्ट एंड इंटरफेरेंस स्टार्ट किया था। इंटरफेरेंस में हमने क्या पढ़ा कि जैसे अगर कोई दो वेव्स आती हैं किसी पॉइंट पे, तो जैसे इसका एम्पलीट्यूड है ए, इसका भी एम्पलीट्यूड है ए और इनमें फेज डिफरेंस है फाई, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? इट इज 2a cos फाइव बाई टू। आज हम उसी का एक सेकंड मेथड देखते हैं। पहले वाला था मैथ से ऐड किया था साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा के। आज कुछ फिजिक्स से सीखते हैं, कुछ वेक्टर एडिशन से सीखते हैं। सर्कुलर प्रोजेक्शन क्या कहता है? ये एक्स एक्सिस, ये कुछ भी वाई एक्सिस मान लो। तुम्हारे पास ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये ओमेगा टी ना एक एंगल होता है, दिस के एक्स इज एंगल। तो मान लो पहला वेक्टर है, एक वेक्टर कहता है ड्रॉ करो जिसका एम्पलीट्यूड है ए, ये इसका एम्पलीट्यूड है और कितना एंगल है? इसका एंगल है ओमेगा टी माइनस के एक्स। देखो 11 में हमने देखा था ओमेगा टी एक एंगल होता है, के एक्स भी एक एंगल है, दिस इज 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डिस्टेंस। तो इसका एंगल है ओमेगा टी माइनस के एक्स। सेकेंड वेव पर कितना एंगल है? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो ये सेकेंड वेक्टर ड्रॉ करो, इन दोनों के बीच में कितना एंगल का डिफरेंस है? फाइव का। तो दिस इज द फेज डिफरेंस। तो अब ये बताओ, अगर दो वेक्टर्स हैं मेरे पास ए और ए, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है फाइव, तो ए रिजल्टेंट कितना आना चाहिए? अगर दो इक्वल वेक्टर्स हो ए और ए के, जिनके बीच में एंगल हो थीटा, तो ए रिजल्टेंट आता है 2a cos थीटा बाई टू। तो यहां पे जो ए रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? 2a cos 5 बाई टू। और कहां पे आता है? एंगल बाइसेक्टर पे आता है, बिल्कुल बीचों बीच आता है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ओमेगा टी माइनस के एक्स एंगल था, ये है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव एंगल। फिर ओमेगा टी माइनस के एक्स से 5 बाई टू एंगल आगे आएगा। तो देखो मैं यहां से भी कर सकता हूं, y रिजल्टेंट इज a रिजल्टेंट। कितना रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है? 2a cos 5 बाई टू। साइन कितने एंगल पे है यहां से? दिस एंगल इज ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 बाई टू। तो दिस इज द सेकेंड मेथड ऑफ एडिशन और मैं यही मेथड प्रेफर करूंगा। तो यहां से हमने क्या सीखा था? इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शन होता है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। आई नोट इज के स्क्वायर, आई रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेव का, ठीक है, इनका वेव्स का जो कंपोनेंट वेव्स थे तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स, उनका था ए एम्पलीट्यूड, तो आई नोट कितना आ गया? के स्क्वायर। आई रिजल्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू ए रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो ए रिजल्टेंट का स्क्वायर कितना हो गया? 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर 5 बाई टू, के स्क्वायर हो गया आई नोट। तो आई रिजल्टेंट इज 4 आई नोट कोस स्क्वायर 5 बाई टू। ध्यान रखो, जो तुम्हारी लाइट है, लाइट में ना ये जो वाई होता है, वाई वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वो वाई वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और इसका कोई फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला मैं तुम्हें सिखा दूंगा बाद में, जब हम ईएम वेव पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे इंटेंसिटी क्या होती है। ये ध्यान रखो, लाइट के केस में वाई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो साइनसॉइडली वेरी करता है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस? जैसे एक वेव है, वो ऐसे ट्रेवल कर रही है, इसको हम वेव का बोलते हैं वेवलेंथ, दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। और किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। तो लैम्डा लेंथ चलने के बाद तुम्हारा कितना फेज का चेंज आता है? तो ये 2 पाई का फेज है, तो लैम्डा लेंथ के बाद कितना फेज चेंज आता है? तो अगर पाथ डिफरेंस हम डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे और फेज डिफरेंस हम डेल्टा फाइव से डिनोट करेंगे, तो अगर लैम्डा लेंथ चलो कितना फेज डिफरेंस आता है? 2 पाई। यूनिट लेंथ के बाद 2 पाई बाय लैम्डा। तो अगर मैं डेल्टा एक्स लेंथ मूव करूं तो कितना फेज डिफरेंस आता है? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये यहां से देख सकते हो, ये तुम्हारा फेज है। फेज किसके साथ वेरी कर रहा है? टाइम के साथ भी वेरी करता है, पोजीशन के साथ भी वेरी करता है। टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है? ओमेगा टी, ओमेगा इज, तो दिस इज वेरिएशन विद पाथ, ये के एक्स। तो ये तो हमारा जो टोटल फेज है ओमेगा टी माइनस के एक्स, या इट इज 2 पाई फ्रीक्वेंसी इंटू टी माइनस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। तो जैसे मान लो t1 टाइम पे इतना फेज था, t2 टाइम पे कितना होगा? तो दिस इज वेरिएशन विद टाइम। तो वेरिएशन विद टाइम हम क्या लिखते हैं? 2 पाई बाय टी इंटू डेल्टा टी, या ओमेगा टाइम्स डेल्टा टी। जैसे हम बोलो t1 टाइम पे इतना फेज है, t2 टाइम पे क्या होगा? x के साथ वेरिएशन, तो जैसे x1 पे जब वो किसी x1 पोजीशन पे है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x1, x2 पोजीशन पे 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x2,
तो व्हाट इज द वेरिएशन विद पोजीशन, इट इज 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ये सारी चीजें हम वेव्स में 11th में पढ़ चुके हैं। व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर ए रिजल्टेंट कितना आ गया, इट इज 2a cos 5/2। और ध्यान रखो ना यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा, क्योंकि ए रिजल्टेंट हमेशा उसका मैग्नीट्यूड होता है। ए रिजल्टेंट कभी भी एम्पलीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब दो वेव्स मीट करें व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड, इट इज 2a। कब होगा, तो मीनिंग cos 5/2, मैग्नीट्यूड ऑफ cos 5/2 कितना होना चाहिए 1। तो cos 5/2 क्या क्या हो सकता है, 0, सॉरी cos 5/2 इज 1 या -1, कुछ भी हो जाए तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। मतलब 5/2 क्या क्या हो सकता है, cos ऑफ कितना 1 होता है 0, 180 डिग्री, cos ऑफ 180 डिग्री इज ऑल्सो कितना होता है -1, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1। 180 डिग्री को मतलब पाई, फिर 2π, cos ऑफ 2π इज 0, cos ऑफ 2π इज 1, 3π इज -1। तो जनरलाइज करूं nπ, मतलब फाई कितना होना चाहिए, फाई इज 0, 2π, 4π, 6π, या जनरलाइज 2nπ। तो अगर फेज डिफरेंस, ठीक है, अगर फेज डिफरेंस 2nπ हो तो उस केस में एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड कितना हो गया, अगर 2a, एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स हो गया तो इंटेंसिटी कितने टाइम्स हो जाएगी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर टाइम्स होती है। तो अगर फाई जैसे 0 फिल कर दो तो इस केस में ए रिजल्टेंट कितना होता है 2a, आई रिजल्टेंट इज 4 टाइम्स I0। और अगर इसी को हम पाथ की टर्म्स में देखें तो डेल्टा एक्स कितना बनेगा, डेल्टा एक्स इज λ/2π इंटू डेल्टा फाई इज 2nπ। तो डेल्टा एक्स इज n लैम्डा। देखो यहां पे लैम्डा, यहां पे 2π का फेस चेंज आ रहा है ना, तो जनरलाइज करना हो 0, 2π, 4π, 6π, तो 0, 2π, फिर 4π, मतलब लैम्डा 2 लैम्डा, तो जनरलाइज इट इज n लैम्डा। फेजर से समझो, मान लो एक ये वेक्टर है a, ये जैसे हमने फेजर बना रखा है, इसका कोई एंगल है ω t - kx, दिस इज ए। दूसरा इससे जो फेज का डिफरेंस है वो 0 का डिफरेंस हो जाए, मतलब ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो जाए। तो अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 2a। 2π का फेज डिफरेंस हो जाए, 2π का मतलब घूम के फिर उसी साइड आ गया। 4π का फेज डिफरेंस हो जाए, जैसे ये वेक्टर है, दूसरे वेक्टर का इससे फेज डिफरेंस है 4π, मतलब वो 4π घूम के फिर इसी साइड आ जाएगा ना, तो ए रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 2a। ऐसे समझो, मान लो एक वेव है, सेकेंड वेव का इससे फेज डिफरेंस है 0, मतलब वो वेव भी इसी यहां से इसी एंगल से स्टार्ट हो रही है। फेज इसका एंगल होता है, जैसे साइन का वेव है, यहाँ पे एंगल कितना 0, तो इसका फेज है 0, यहाँ पे एंगल कितना साइन का 90, तो यहाँ पे फेज है, टोटल फेज इज 90। देखो फेज जैसे ये 90 डिग्री हो जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा a। यहाँ पे अगर ये टोटल फेज अगर ये 180 डिग्री हो जाए तो y कितना आ जाएगा 0। ये टोटल फेज अगर 270 डिग्री आ जाए तो y कितना हो जाएगा -a, 360 पे फिर 0। तो दूसरी वेव का भी अगर स्टार्टिंग ये फेज डिफरेंस 0 हो तो मतलब जब इसका जितना फेज है इसका भी सेम फेज आएगा। y रिजल्टेंट हमने इनका एडिशन करना है, इसका और इसका एडिशन करो, इसका और इसका एडिशन करो। जब तुम इसके ऊपर ओवरलैपिंग कराओगे, ये फर्स्ट वेव ऐसी है, सेकंड वेव ऐसी है, तो इनको जब ऐड करोगे ये बिल्कुल इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप हो जाएगी। तो इन दोनों वेव्स का जब तुम रिजल्टेंट फाइंड करोगे तो हमारा जो रिजल्टेंट वेव आएगा, एक वेव का एम्पलीट्यूड a है, दूसरी का भी एम्पलीट्यूड a है, तो रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 2। बिल्कुल ओवरलैपिंग हो रही है। अगर 2π हो, 2π मतलब यहां से एक वेव ऐसी है, दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, तो यहां से एक वेव ऐसी है, 2π के बाद भी तो सेम वेव ऐसी स्टार्ट होगी ना। तो फर्स्ट वेव इज लाइक दिस, सेकंड वेव मान लो 2π का फेज डिफरेंस है, तो वो भी तो बिल्कुल सेम ऐसी ही वेव है सेकंड वेव। तो इनका जब मैं एडिशन करूंगा बिल्कुल ओवरलैप कर जाती हैं और y रिजल्टेंट हमारा मैक्सिमम होता है और एम्पलीट्यूड कितना आता है मैक्सिमम, विच इज 2a, और इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
तुम्हें क्या कंडीशन याद करनी है इसके लिए? फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2n पाई, या पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? इट शुड बी n लैम्डा। यहां से स्टार्ट हो जाए, यहां से स्टार्ट हो जाए, यहां से स्टार्ट हो जाए, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये हो गया फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो उस केस में जो इंटरफेरेंस होती है दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम एंड इंटेंसिटी इज ऑल्सो मैक्सिमम। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमारा जो ए रिजल्टेंट था, ए रिजल्टेंट इज 2a cos 5/2 इसका मैग्नीट्यूड। अगर ए रिजल्टेंट 0 हो जाए तो y रिजल्टेंट क्या होगा? y रिजल्टेंट इज ए रिजल्टेंट, आगे का सम। तो जब तुम्हारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, मिनिमम कितना हो सकता है इस केस में? इस केस में मिनिमम कितना हो सकता है? 0। तो अगर तुम्हारे पास ए रिजल्टेंट मिनिमम हो तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो भी क्या होती है? मिनिमम। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर एम्पलीट्यूड बराबर है तो ये कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो आई रिजल्टेंट इज 0, ए रिजल्टेंट इज 0, तो तुम्हारे पास इंटेंसिटी आती नहीं। ये कब पॉसिबल है? जब 2a cos 5/2 0 या cos 5/2 कितना हो जाए? 0। कब कब होता है ये? मतलब 5/2 कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, 270, 5π/2, या फेज डिफरेंस इज कितना? पाई, 3π, 5π, या जनरलाइज करना हो 2n - 1 या +1 पाई। तो दिस इज द फेज डिफरेंस। अगर तुमसे कोई पूछे पाथ डिफरेंस, पाई का पाथ ये बताओ, पाई का फेज चेंज, जैसे ये साइन का वेव है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 180 का फेज है, तो कितनी वेवलेंथ के बाद आता है? λ/2। तो जनरलाइज करना हो, देखो डेल्टा x इज λ/2 पाई इंटू डेल्टा फाई। ये कितना आ गया? ये 2 पाई का कट गया, ये आ गया कितना? 2n - 1 λ/2। जैसे n को 1 फिल करो तो कितना हो गया? λ/2। n को फिल कर दो 2, 3 λ/2, ठीक है। 5 λ/2। देखो ये 0, दिस इज λ/2, यहाँ पे हो गया 3 λ/2। तो अगर दो वेव्स में इतना फेज डिफरेंस हो तो उनमें कैसा इंटरफेरेंस होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जैसे पाई का फेज चेंज का मतलब क्या है? एक वेव तो ये है, दूसरा वेव पाई का फेज चेंज है, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है दूसरा वेव। तो दूसरा वेव अगर ऐसे स्टार्ट हो 180 के फेज से, देखो ये जो वेव है ना, इसका स्टार्टिंग फेज कितना है? अगर हम देखें इसका स्टार्टिंग फेज 180 है, ये स्टार्टिंग फेज 0 है। यहाँ से अगर वेव स्टार्ट हो तो स्टार्टिंग फेज 90 है, यहाँ से स्टार्ट हो तो स्टार्टिंग फेज 180 है। तो दूसरा वेव अगर ऐसे है, इनका एडिशन करो, हर पॉइंट पे रिजल्टेंट इंटेंसिटी या रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 0। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दो अगर वेव्स कहीं से आ रही हैं, इसका कुछ इंटेंसिटी था, इसका इंटेंसिटी था, एक पॉइंट पे आकर अगर मीट करें, इसका इंटेंसिटी आई नोट है, इसका इंटेंसिटी आई नोट है, यहाँ पे आके मीट करें, अगर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया तो यहाँ पे जो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें दिखाई देगा दैट विल बी 0, हमें यहाँ पे बिल्कुल डार्कनेस दिखाई देगा। और अगर यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता तो हमें कितना इंटेंसिटी दिखाई देता? 4 आई नोट, ब्राइटनेस बढ़ जाता वहाँ पे। तो इसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस किसकी प्रॉपर्टी है? इंटरफेरेंस सिर्फ वेव्स शो करती हैं। तो लाइट का वेव नेचर है, इसी वजह से वो इंटरफेरेंस शो कर पा रहा है। अगर लाइट का ये वेव नेचर ना होता वो इंटरफेरेंस शो नहीं करता। लाइट का वेव नेचर किसने दिया था ये मैं बताऊंगा, ये हाइगन ने थ्योरी दी थी। हम आगे न्यूटन के बारे में पढ़ेंगे, न्यूटन ने भी कुछ कॉर्पस्कुलर मॉडल दिया था। न्यूटन मैकेनिक्स में उसने बहुत जान खाई है हमारी, बट यहाँ पे जान नहीं खाएगा क्योंकि उसने न्यूटन का जो मॉडल था वो गलत था। तो ये सब थ्योरी मैं बाद में पढ़ाऊंगा। न्यूटन ने जो मॉडल दिया था उसमें उसने लाइट को पार्टिकल नेचर मान के बोला था, तो वो मॉडल गलत हो गया था। हाइगन ने थ्योरी दी थी, बट न्यूटन का इतना इन्फ्लुएंस था कि हाइगन सही था, फिर भी लोगों ने उसकी थ्योरी को बिलीव नहीं करा। तो लाइट का जो वेव नेचर है इट वाज गिवन बाय क्रिश्चियन हाइगन। ये जो इंटरफेरेंस तुम पढ़ रहे हो ये सिर्फ वेव्स शो करती हैं, पार्टिकल्स शो नहीं करते। तो इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, अगर डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो, जैसे A1 A2,
इस केस में अगर हमें इंटरफेरेंस स्टडी करना है तो मैथ से ऐड करना टफ रहेगा, इससे ऐड कर लो। मान लो एक एम्पलीट्यूड है A1, कितने एंगल पे, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा एंगल है A2, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। देखो टाइम के साथ ये एंगल ओमेगा टी, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा ये एंगल चेंज होगा, बट इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो हमेशा सेम रहेगा। तो अगर दो वेक्टर्स हो A1 और A2 किसी एंगल फाई पे, तो ए रिजल्टेंट कितना आता है, ए रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। या अगर मैं इसका स्क्वेयरिंग कर दूं दोनों साइड, तो ए रिजल्टेंट का स्क्वायर इट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। मैंने k से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो k टाइम्स ए रिजल्टेंट का स्क्वायर दिस इज आई रिजल्टेंट, k टाइम्स A1 स्क्वायर दिस इज I1, k A2 स्क्वायर दिस इज I2। इसको ना मैं ऐसे लिख रहा हूं 2 टाइम्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इस टर्म को, 2 टाइम्स रूट k A1 का स्क्वायर k A2 का स्क्वायर। देखो वही k स्क्वायर का रूट k, A1 स्क्वायर A1, तो दिस इज 2 रूट I1 I2 cos 5। तो ये तुम्हारे पास आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया एंड ये तुम्हारे पास ए रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो गया। कितने एंगल पे आएगा, मान लो यहाँ से अल्फा एंगल पे आ रहा है हमारा ए रिजल्टेंट। तो याद है अगर दो वेक्टर्स में ए वेक्टर है बी वेक्टर है, जो रिजल्टेंट आता है यहाँ से अल्फा एंगल अगर बनाए तो क्या फॉर्मूला होता है उसका, tan अल्फा इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। तो y रिजल्टेंट कितना आ गया, y रिजल्टेंट इज ए रिजल्टेंट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो ओमेगा टी माइनस के एक्स एंगल तो यहां तक हो गया, प्लस अल्फा, दिस इज y रिजल्टेंट। हमें ये टर्म याद करनी है। तो अगर हम इसमें देखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब तुम्हारा ए रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। जैसे ये A1 वेक्टर है, दूसरा वेक्टर भी इस तरफ हो, तो मतलब फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, या तो 0 हो जाए या 2 पाई घूम के, ये 2 पाई घूम के ना A2 और A1 में 2 पाई का एंगल है, तो 2 पाई का एंगल भी मतलब सेम डायरेक्शन में हो गया, 4 पाई का एंगल है, या जनरलाइज करो 2n पाई का एंगल है। तो इस केस में ए रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, कितना होगा, इट विल बी A1 प्लस A2 cos 5 कितना होगा 1। तो ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2a1 A2 cos 0 इट इज 1। तो ये टर्म बन गई A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर है, उसका रूट हो गया A1 प्लस A2। व्हाट इज आई रिजल्टेंट, देखो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लो या तो ए रिजल्टेंट का स्क्वायर इट इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, के से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी इट इज A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया आई रिजल्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जब तुम सॉल्व करना आगे, ये आ जाएगा तुम्हारे पास रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो कैसे, जब ये अंदर जाएगा रूट के A1 प्लस रूट के A2 का होल स्क्वायर। तो I1 क्या था, के A1 का स्क्वायर, तो रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये आई मैक्स है, दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। ये यहां से भी चेक कर सकते हो, फाइव कोस 5 0 फिल कर दो, कोस 5 हो गया 1, तो I1 प्लस I2 प्लस रूट I1 I2, ये रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर है। तो दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। एंड इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, ए रिजल्टेंट इज मिनिमम,
कोस फाइव कितना होगा इस -1, तो कोस फाइव जब -1 होगा ये क्या बन जाएगा a1² + a2² -2 a1 a2, तो ए रिजल्टेंट कितना हो गया, इट इज a1 - a2, बट इसका मैग्नीट्यूड जो भी बड़ा हो कब आएगा, व्हेन फाइव इज पाई। दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन मिनिमम कब होता है, जब दूसरा वेक्टर उसके ऑपोजिट हो, या तो इनमें पाई का एंगल हो जाए या 3 पाई का एंगल हो जाए, 5 पाई, या जनरलाइज करना हो 2n-1 इंटू पाई। या अगर पाथ डिफरेंस देखना हो, जैसे यहाँ पे पाथ डिफरेंस वही n लैम्डा, यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आएगा 2n-1 लैम्डा बाई 2। और व्हाट इज आई रिजल्टेंट, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा √i1 - √i2 का होल स्क्वायर। तो ये मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी होती है कब, जब दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल हो तब आई रिजल्टेंट क्या होता है, इट इज 0। और अगर दोनों का इंटेंसिटी इक्वल ना हो तो आई रिजल्टेंट सबसे मिनिमम होता है, 0 नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल दो डिफरेंट वेव्स का इंटरफेरेंस हो रहा है, अगर तो एम्पलीट्यूड बराबर हुआ तब आएगा आई रिजल्टेंट 0, मतलब बिल्कुल वहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस होगा। बट अगर दोनों का कुछ इंटेंसिटी हुआ, अलग अलग हुआ, तो जब इंटरफेरेंस होगा इस केस में तो कंप्लीटली डार्क होगा। यहाँ पे कंप्लीटली डार्क नहीं होगा, बट इंटेंसिटी इज मिनिमम, कंप्लीटली डार्क नहीं होगा इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, बाकी जगह जो लाइट होगी उससे कम होगा, बट 0 नहीं होगा बिल्कुल। तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस सिर्फ कौन शो करते हैं, ये सिर्फ वेव्स ही शो कर सकते हैं। बाकी ये सारा हम 11th के वेव्स में स्टडी कर चुके हैं, तो यहाँ पे एक रिवीजन कर रहे हैं। इस पे कुछ क्वेश्चन देखो। Two coherent sources, each emitting light of intensity I0, interfere at a point in space where phase difference is 2 pi by 3. Find resultant intensity at that point. अगर सेम इंटेंसिटी हो और इंटरफेयर करे तो आई रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, इट वॉज 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो कितना हो गया 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये हो गया 5/2, पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री, cos 60 होता है 1/2, cos स्क्वायर 60 कितना हो गया 1/4। तो आई रिजल्टेंट इज I0। Two sources of intensity I0 and 4I0 interfere at a point in a medium, then maximum and minimum possible intensity. मैक्सिमम और मिनिमम कितना इंटेंसिटी पॉसिबल है, आई मैक्स का क्या फॉर्मूला था अगर डिफरेंट इंटेंसिटी हो, इट इज √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। तो √I0 + √4I0 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 2√I0 + I0, 3√I0 का होल स्क्वायर, दैट इज 9I0। आई मिनिमम वो क्या था √I1 - √I2 का होल स्क्वायर, तो आएगा √I0 - 2√I0 - √I0 का होल स्क्वायर, दैट इज I0। तो इनका रेशो, सॉरी ये हमने बस यही बताना था। अगर कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इसका रेशो बताओ, इट इज कितना 9:1। अल्टरनेट मेथड एक और मेथड है, क्या करो इनका ना एम्पलीट्यूड निकालो, I इज प्रोपोर्शनल टू a²। तो अगर मान लो I0 वाले का इंटेंसिटी है, ये I0 है, इसका एम्पलीट्यूड है a0, तो 4I0 वाले का एम्पलीट्यूड 2a0 होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड अगर डबल होगा तभी तुम्हारे पास इंटेंसिटी 4 टाइम्स होगी। तो a मैक्स कितना होता है जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, कितना a1 + a2, दैट इज 3a0। तो इस केस में आई मैक्स कितना आएगा, जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है इंटेंसिटी मैक्सिमम इसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, वो कितना आ जाएगा 9 टाइम्स आ जाएगा। और ऐसे ही तुम्हारे पास ए मिनिमम कब होगा, जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, 2a0 इधर, मैक्सिमम वाला ये केस हो गया, मिनिमम वाला जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो दो वेक्टर्स अगर ऑपोजिट है, इनका रिजल्टेंट क्या होता है सब्ट्रैक्शन करके। तो इस केस में
हमने इसके करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी ए नॉट मानी थी, तो ये आ गया। तो ये तुम्हारे पास अल्टरनेट मेथड है, इनका रेशो निकालना निकाल सकते हो। तो कई बार अगर हमसे रेशो पूछा जाए आई मैक्स बाय आई मिन का रेशो बताओ, ए मैक्स बाय ए मिन का होल स्क्वायर, या तो हो गया रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर बाय रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर, या ए वन प्लस ए टू बाय ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइट वेव फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज आई एंड 4i क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट वेयर फेज डिफरेंस इज 60 डिग्री, व्हाट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। अगर आई डिफरेंट हो तो आई रिजल्टेंट का हमने फॉर्मूला निकाला था आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कोस 5। तो एक है आई और दूसरा है 4i कोस 60। तो ये हो गया 5i प्लस रूट 4i हो गया 2 रूट आई, तो 4i कोस 60, ये आ गया आई रिजल्टेंट इज 7i। Two sources of equal intensity can interfere to produce maximum resultant intensity I naught. Find I resultant where delta x is lambda by 6। अच्छा, तो पहले तो हम फेज डिफरेंस निकालते हैं। इट इज 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कितना, लैम्डा बाय 6, तो 2 पाई बाय 6 या पाई बाय 3। सेकेंड पार्ट, इक्वल इंटेंसिटी के इंटरफेयर कर रहे हैं, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये था तुम्हारा मैक्सिमम पॉसिबल इंटेंसिटी। आई मैक्स होता है 4 आई नॉट, बट इस केस में इसने अपने को मैक्सिमम इंटेंसिटी आई नॉट दे रखा है। तो जब ये देखो, जब ये आई नॉट और आई नॉट के वेव्स आते हैं तब मैक्सिमम आता है 4 आई नॉट। इस केस में अगर मैक्सिमम आई नॉट है, ये बस ये इतना ध्यान रखना, अगर मैक्सिमम आई नॉट है इसका मतलब है कि आई नॉट बाई 2 और आई नॉट बाई 2 के वेव्स आए होंगे। आई मैक्स आई नॉट है, दिस इज द आई मैक्स। तो बस ये गलती मत करना। तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस, पाई बाय 3, 5 बाय 2 कितना हो गया, पाई बाय 6, कोस स्क्वायर 30, कोस 30 इज रूट 3 बाय 2, तो ये तुम्हारे पास आ गया कितना, 3 आई नॉट बाय 4।